दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत को निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा की। मध्य प्रदेश के 6 सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को मजबूत बनाना SPI योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश की घोषणा की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 अधिसूचित किए। सेबी बोर्ड की 204वीं बैठक में कुछ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से गुजरने वाले 7 संभावित एस्ट्रोफिजिकल टाउ न्यूट्रिनो का पता लगाया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता यानी MCC की घोषणा की। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू हो गई है। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। खबर की शुरुआत में सबसे पहले समझते हैं आदर्श आचार संहिता के बारे में। यह चुनाव प्रक्रिया की अवधि में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु ECI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक सेट है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है। इसे किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानूनों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। अब समझते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता MCC का विकास क्रम और ECI की भूमिका के बारे में। पहली बार 1960 में केरल राज्य के विधानसभा चुनावों में MCC को लागू किया गया था। 1974 में ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक जिला स्तरीय स्थायी समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इसके तहत जिला कलेक्टर को MCC के उल्लंघन की निगरानी करनी थी। 1979 में ECI ने सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों को विनियमित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक नया उपबंध शामिल किया। 2013 में S. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ECI से चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। इस निर्णय के बाद आयोग ने इसे MCC में शामिल किया था। MCC लागू होने के बाद प्रतिबंधित गतिविधियां कौन-कौन सी हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। इसके लागू होने के बाद उम्मीदवार वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकती है। अवसंरचना विकास जैसे सड़क से जुड़े प्राधिकरणों की ओर से कोई वादा नहीं किया जा सकता है। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी प्रकार की अस्थायी नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी परिवहन साधनों, सरकारी मशीनरी जैसे संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के 6 सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए। किसी धरोहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने से पहले अस्थायी सूची में शामिल किया जाना इस दिशा में पहला कदम होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। चलिए यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए स्थलों के बारे में विस्तार से समझते हैं। इनमें से पहला है ग्वालियर का किला। इस किले का निर्माण कार्य राजा सूर्यसेन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पूरा कराया था। इस किले के अंदर निर्मित संरचनाओं में मान मंदिर महल, गुजरी महल, सास बहु मंदिर आदि शामिल हैं। दूसरा है खूनी भंडारा बुरहानपुर। यह एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है। इसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने कराया था। ये फारसी कनात प्रणाली पर आधारित है।
तीसरा है चंबल घाटी का शैल चित्रकला स्थल। ये विंध्य, सतपुड़ा और कैमूर पर्वतमाला के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्कीर्ण शैल चित्रकला है। चौथा है भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर। ये भगवान शिव का मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासन काल में कराया गया था। ये मंदिर भूमिजा शैली में निर्मित है। भूमिजा शैली नागर शैली का एक विकसित रूप है। इस शैली का विकास परमार वंश के दौरान हुआ था। पांचवा है रामनगर के गौंड स्मारक मंडला। इन स्मारकों का निर्माण गौंड शासकों ने कराया था। यहाँ निर्मित स्मारकों में मोती महल, राय भगत की कोठी, बेगम महल आदि शामिल है। और इनमें से आखिरी है धमनार का ऐतिहासिक स्थापत्य कला समूह। ये एक रॉक कट स्थल है। यहाँ 51 एकाश्म बौद्ध गुफाएं स्थित हैं, जिसका निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य करवाया गया था। साथ ही यहाँ एक हिंदू मंदिर परिसर भी स्थित है, जिसमें धर्मराजेश्वर मंदिर शामिल है। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने औषध उद्योग को मजबूत बनाने यानी SPI की योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देशों की घोषणा की। SPI योजना भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने पर लक्षित है। इसके लिए ये योजना उत्पादकता, गुणवत्ता और संधारणीयता में सुधार के लिए मौजूदा फार्मा क्लस्टर्स को समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता का समाधान करती है। SPI की योजनावधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 यानी 5 वर्ष तक है। SPI योजना के 3 घटक हैं। सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता, APICF योजना, संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना, RPTUAS, तथा फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना, PMPDS। अब APICF और PMPDS के बारे में विस्तार से समझते हैं। APICF का उद्देश्य सामान्य सुविधाएं निर्मित करके मौजूदा फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स की सतत समृद्धि के लिए उनकी क्षमता को बेहतर करना है। इसकी योजना अवधि 5 वर्ष है। इसकी प्रोत्साहन राशि की सीमा अनुमोदित परियोजना लागत का 70% या 20 करोड़ रुपए या जो भी कम हो वो होगी। APICF की पात्र गतिविधियां अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, फार्मा उत्पादों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, लॉजिस्टिक केंद्र तथा प्रशिक्षण केंद्र है। इसकी निगरानी औषध विभाग यानी DOP द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकार PMC एजेंसी द्वारा की जाती है। इससे होने वाले लाभ की बात करें तो ये गुणवत्ता मानकों और पर्यावरणीय विनियामक अनुपालन में सुधार करेगी। इससे विनिर्मित फार्मा उत्पादों की बर्बादी में कमी आएगी और फार्मा समूहों के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता में वृद्धि भी होगी। अब बात करते हैं PMPDS के बारे में। इसका उद्देश्य अध्ययन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करके फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रकों की समृद्धि एवं विकास को सुगम बनाना है। इसकी योजना अवधि 5 वर्ष है। PMPDS की पात्र गतिविधियां हैं फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रकों का डेटाबेस निर्माण आदि। इसकी निगरानी PMC एजेंसी द्वारा की जाती है। इससे सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और फार्मास्यूटिकल उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं या मुद्दों की पहचान करने जैसे लाभ प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं चौथी मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 अधिसूचित किए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन नियमों को अधिसूचित किया है। नियमों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बंदी हाथियों यानी कैप्टिव एलिफेंट्स के स्थानांतरण के लिए आवेदन हाथी के पंजीकरण वाले अधिकार क्षेत्र के उप वन संरक्षक यानी DCF को करना होगा। आवेदन प्राप्त होने पर DCF जो कार्य करेगा वो कुछ इस प्रकार है। एक पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जहां वर्तमान में हाथी को रखा गया है और जहां उस हाथी को आगे रखे जाने का प्रस्ताव है, उन जगहों की जांच,
वह वहां जाकर सत्यापन करेगा। 15 दिनों के भीतर मुख्य वन्य जीव वार्डन CWW को आवेदन या रिपोर्ट भेजेगा। राज्य के भीतर हाथियों के स्थानांतरण की बात करें तो रिपोर्ट की जांच के बाद मुख्य वन्य जीव वार्डन 7 दिनों के भीतर बंदी हाथियों के स्थानांतरण की अनुमति देगा या आवेदन नामंजूर कर देगा। राज्यों के बाहर हाथियों का स्थानांतरण करने के लिए जिस राज्य में हाथी को बंदी अवस्था में रखा गया है, उस राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन 15 दिनों के भीतर बंदी हाथी प्राप्त करने वाले राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को आवेदन भेज देगा। स्थानांतरण के लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे कि स्थानांतरण की अनुमति तभी दी जाएगी जब हाथी का मालिक इसका रख रखाव करने में असमर्थ हो और जब तक हाथी की आनुवंशिक प्रोफाइल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एप्लीकेशन में दर्ज नहीं की जाती, तब तक स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसकी वैधता की बात करें तो हाथी के स्थानांतरण की अनुमति मिलने की तारीख से 3 महीने के भीतर स्थानांतरण करना होगा और ट्रांसपोर्ट परमिट की वैधता अधिकतम 1 माह की होगी। खबर के आखिर में भारतीय हाथी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एशियाई हाथी की उप प्रजाति है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की मूल यानी नेटिव प्रजाति है। इसके पर्यावास की बात करें तो शुष्क कांटेदार वन, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। हाथी गणना साल 2017 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद असम का स्थान है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि हाथी के झुंड का नेतृत्व उस झुंड की सबसे उम्र दराज हथिनी करती है और इनकी गर्भधारण की अधिकतम अवधि 22 महीने होती है। इनकी संरक्षण की स्थिति पर भी एक नजर डालते हैं। ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। CITES साइट्स की परिशिष्ट 1 में और वन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। बढ़ते हैं 5वीं मुख्य खबर की तरफ। सेबी बोर्ड की 204वीं बैठक में कुछ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने कुछ समिति शेयरों और ब्रोकर्स के लिए वैकल्पिक T+0 निपटान का बीटा वर्जन लॉन्च करने की घोषणा की है। T+0 निपटान फंड और प्रतिभूति लेन देन दोनों को ट्रेड यानी खरीद बिक्री के दिन ही निपटाने की अनुमति देता है। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति बाजार T+1 निपटान व्यवस्था को अपनाए हुए है। इसमें ट्रेड का निपटान यानी सेटलमेंट खरीद बिक्री के अगले दिन होता है। इस बैठक के प्रमुख प्रस्तावों में से एक है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB को बढ़ाना। अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में कुल भारतीय इक्विटी का 50% किसी एक कॉर्पोरेट समूह से संबंधित होने पर FPI को अतिरिक्त प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी गई है। AUM एक फंड हाउस द्वारा प्रबंधित सभी निवेशों के बाजार मूल्य का योग है। FPI को अपने प्रबंधन या फंड के बारे में या किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में डेजिग्नेटेड डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट DDP को जानकारी देने की समय सीमा में ढील दी गई है। FPI पंजीकरण, जो पंजीकरण शुल्क का भुगतान न करने के कारण समाप्त हो जाता है, उसे 30 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय करने की अनुमति दी जाएगी। अगला मुख्य प्रस्ताव है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लाने वाली कंपनियों हेतु EODB को सुगम बनाया गया है। ये IPO कंपनी को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया होती है। इसके तहत इक्विटी शेयरों के पब्लिक या राइट्स इशू में 1% सिक्योरिटी राशि जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। ऑफर फॉर सेल OFS के आकार में वृद्धि या कमी के लिए नई फाइलिंग की आवश्यकता होती है। ये वृद्धि या कमी केवल एक मानदंड पर आधारित होगी, या तो रुपए में OFS के इशू साइज को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, या प्रतिभूतियों की संख्या के मामले में इशू साइज को कम या अधिक किया जा सकता है। तीसरा मुख्य प्रस्ताव है निवेशकों और निवेशों के लिए उचित उपाय लागू करके AIF यानी वैकल्पिक निवेश कोष इकोसिस्टम में विश्वास को बढ़ाना। AIFs गैर पारंपरिक परिसंपत्ति श्रेणी में निवेश करने के लिए निजी तौर पर जुटाए गए निवेश माध्यम है। आखिर में समझते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI बनाम विदेशी पोर्टफोलियो FPI निवेश के बारे में। FDI भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में
या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पेड अप इक्विटी पूंजी के 10% या उससे अधिक में किया गया निवेश है। वहीं एफपीआई भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा इक्विटी साधनों जैसे शेयर, डिबेंचर आदि में किया गया निवेश है। यह निवेश किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पेड अप इक्विटी पूंजी के 10% से कम होता है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की तरफ। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से गुजरने वाले 7 संभावित एस्ट्रोफिजिकल टाउ न्यूट्रिनो का पता लगाया। इस खोज के लिए वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में स्थापित आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया है। एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो अत्यधिक ऊर्जावान न्यूट्रिनो होते हैं। इनकी उत्पत्ति हमारी आकाशगंगा से काफी दूर मौजूद किसी स्रोत से होती है। वे बिना किसी बाधा के बहुत ज्यादा दूरी तय करते हैं। इससे ब्रह्मांड के विकास को समझने में मदद मिल सकती है। न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनमें विद्युत आवेश नहीं होता है और इनका द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य भी हो सकता है। वे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पार्टिकल हैं। वे किसी पदार्थ के साथ बहुत कम इंटरैक्शन करते हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल प्रकाश की गति से कुछ कम गति से यात्रा करते हैं। इनका पता लगाना काफी कठिन होता है, इसलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं से होती है, जैसे कि सूर्य में नाभिकीय अभिक्रिया, पृथ्वी में कण क्षय, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और नाभिकीय विद्युत संयंत्र के माध्यम से। न्यूट्रिनो के 3 अलग अलग रूप भी हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। अब समझते हैं आइस क्यूब दक्षिणी ध्रुव न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में। ये एक क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो पार्टिकल डिटेक्टर है। ये अमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन के पास अवस्थित है। आइस क्यूब अब तक का बनाया गया पहला गीगाटन न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। इसे मुख्य रूप से सबसे प्रबल एस्ट्रोफिजिकल स्रोत से न्यूट्रिनो का पर्यवेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल्स के स्ट्रिंग्स यानी केबल्स का इस्तेमाल करती है। साल 2013 में आइस क्यूब ने कॉस्मिक एक्सेलरेटर यानी खगोलीय त्वरकों से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक ऊर्जावान एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो का पहला साक्ष्य पेश किया था। भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला यानी INO प्रोजेक्ट का उद्देश्य न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण करना है। इसका वित्त पोषण परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये तमिलनाडु के थेनी जिले की बोधी पश्चिम पहाड़ियों में बसे पोट्टेपुरम में निर्माणाधीन है। बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है सोमालिया। इस देश की राजधानी है मोगादिशु। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक किए हुए जहाज MV रुएन का उपयोग करके अन्य जहाज को हाईजैक करने के प्रयास को विफल कर दिया है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति को समझते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि के सबसे पूर्व में स्थित देश है। यह देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसकी सीमाएं पश्चिम में केन्या और इथोपिया तथा उत्तर पश्चिम में जिबूती से लगती हैं और जलीय सीमाएं उत्तर में अदन की खाड़ी से और पूर्व में हिंद महासागर से लगती हैं। बढ़ते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इस देश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट शिम्ब्रिस यानी माउंट सुरुद कैड और प्रमुख नदियां हैं जुबा और शबेले। बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना यानी RBIOS में वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में की गई शिकायतों में 68.2% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली स्थित एक्समस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने सिकल सेल रोग के लिए रूम टेम्परेचर पर भंडारित की जाने वाली भारत की पहली स्वदेशी दवा का विकास किया। दिल्ली की बायोमाइनिंग परियोजना के तहत राजधानी में स्थित लैंडफिल साइट्स को 2024 तक हटाने का लक्ष्य रखा गया था। हालिया रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के तहत लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार काफी वर्षों से जमा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट या लिगेसी अपशिष्ट के उत्खनन, उपचार, पृथक्करण और इसके लाभकारी उपयोग की वैज्ञानिक प्रक्रिया को बायोमाइनिंग कहा जाता है।
लमितीय युद्धाभ्यास 2024 भारतीय थल सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच आयोजित किए जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने अपने परफॉर्मेंस ऑडिट में उल्लेख किया है कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाइयों के बावजूद शिप्रा नदी अभी भी प्रदूषित बनी हुई है। शिप्रा नदी विंध्य रेंज से निकलती है तथा उत्तर दिशा की ओर बहती है। ओडिशा पुलिस ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के भीतर पोस्ता की अवैध खेती का पता लगाया है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। सरकार ने बौनी नारियल किस्म कल्पा सुवर्णा और कोको की 2 संकर किस्में जारी की हैं। इन किस्मों को केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। कल्पा सुवर्णा किस्म खोपरा और कच्चे नारियल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। जनजातीय कार्य मंत्री ने झारखंड में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। इस केंद्र पर भौतिक और अमूर्त जनजातीय संस्कृति प्रदर्शित की जाएगी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।